हेलो बच्चों, हमारी कंसंट्रेशन की प्ले लिस्ट में एक और कंसंट्रेशन टर्म ऐड होने जा रही है और जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। ठीक, नॉर्मेलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। और केमिस्ट्री में इसका बार बार यूज होता है इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन की जितनी भी चीज हम देखते हैं उसमें नॉर्मेलिटी कहीं ना कहीं यूज होता है और इसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। दूसरी और भी इस एक कंसंट्रेशन टर्म की एक खासियत है कि दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में इतनी रेगुलेशंस रूल्स नहीं होते जितने कि इसमें है। रूल्स माने, है ना, इसमें थोड़े से कंसेप्चुअल आपको ज्यादा होना पड़ेगा, लेकिन ठीक तरह से आपको समझा दिया जाए तो आपके लिए नॉर्मेलिटी बहुत ही हलवा हो जाएगी एकदम। ठीक, तो नॉर्मेलिटी को बहुत इजी, बहुत आसान बनाने के लिए ही मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ। आप इस लेक्चर को देखिए, अच्छे से ध्यान से देखिए मैं किन चीज़ों की बातें कर रहा हूँ और उन बातों को ध्यान रखिए, आपके लिए बहुत आसान जाएगी। और किसी दूसरी कंसंट्रेशन टर्म से रिलेट करवा के किस तरह से देखते हैं हम नॉर्मेलिटी को और कितनी आसान हमारे लिए हो जाती है, वही हम इसमें देखने वाले हैं। तो ये थी कुछ बातें जो आपसे मुझे करनी थी। आइए, आपका स्वागत करता हूं मैं केमिस्ट्री विद सचिन में और स्टार्ट करते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को बोलते हैं हम नॉर्मलता हिंदी में। ठीक, ये भी आपके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जाएगी। सो अगर हम इसकी बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं, तो नॉर्मेलिटी ऑफ a solution is the number of gram equivalents of solute dissolved in per liter of the solution। सो आइए हम समझते हैं इस डेफिनेशन को। और डेफिनेशन समझने का बहुत आसान तरीका, जो चीजें अपने को आती है वो हम पहले समझ लेते हैं। डिजॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो हमें समझ में आ गया कि जो नॉर्मेलिटी है ना, उसमें क्या हो रहा है, उसमें डिजॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, लीटर में। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन क्या यही तो डिफरेंस है यहाँ पर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये क्या होता है, नई चीज। मोलरिटी में अब जब हमने देखा था तो वो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। वो बड़ा आसान था, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना बहुत आसान था, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्यों, क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और कैसे निकाला जाता है, वो हम देखने वाले हैं अभी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, किसके, सॉल्यूट के, है ना। ये माइंड में आपको ध्यान ही रखना चाहिए कि सॉल्यूशन जब हम पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, इसका बड़ा ध्यान रखना है आपको। क्लियर, चलिए। मैथमेटिकली हम इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, यहां पर लिख देता हूं मैं, कैपिटल एन से हम इसको डिनोट करते हैं बच्चों। ठीक, और इसकी यदि हम यूनिट की बात करें तो ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, क्या हो जाएगी इसकी यूनिट। यदि हम इसकी यूनिट की बात कर देते हैं तो इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक, या आप क्या कर सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स कर सकते हैं। ठीक, इस एल लीटर की जगह आप ऐसे एल लिख के इनवर्स कर सकते हैं। क्लियर, इतनी बात। कैसे आया, क्या आया, समझ में आया। चलिए, अब हम समझते हैं कि ये तो समझ आ रहा है ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स को देखते हैं। दूसरा हमारा जो वो आगे कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, पहले तो ये बता दीजिए, हम पूरी पिक्चर समझ आ जाएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो निकाला जाता है बेटा ऐसे, कैसे निकाला जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट निकाला जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई, लेकिन इसमें भी एक बात समझ में नहीं आ रही है
वेट ऑफ सोल्यूट तो समझ में आता है, जब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास। लेकिन यार ये इक्विवेलेंट मास क्या है, इक्विवेलेंट मास समझ में नहीं आ रहा है। तो अगला हमारा काम क्या है, इक्विवेलेंट मास को समझना है कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो इक्विवेलेंट मास देखते हैं। अगला हमारे पास क्या आया, इक्विवेलेंट मास। बहुत सिंपल कर दूंगा, अभी टेंशन मत लो आप। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास निकाला जाता है मोलर मास, ये बात भी समझ में आती है मोलर मास किसको बोलते हैं, अपॉन एन फैक्टर। सर आपने तो फिर उलझा दिया यहां पर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट समझना था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट समझने के चक्कर में आपने वेट ऑफ सॉल्यूट पर इक्विवेलेंट मास बता दिया। फिर इक्विवेलेंट मास समझना था तो आपने फिर मोलर मास एन फैक्टर बता दिया। अब इस एन फैक्टर को भी समझाओ, एन फैक्टर क्या है। तो एन फैक्टर, एन फैक्टर का मतलब समझो कोई फैक्ट कर रहा है, फैक्टर कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है ये चीजों को। तो इसको हमने एन फैक्टर क्यों माना, एन मतलब बहुत सारी चीजों के लिए अलग अलग होगा। समझिए बात को, बहुत सारी चीजों के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर हुई इतनी बात, इतनी बात क्लियर हुई। अब एन फैक्टर को हम पूरा जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसका क्या लिख लेते हैं, पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं। आइए समझते हैं क्या है। तो मैं ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख दूं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास की जगह क्या लिख दूं, मोलर मास और एन फैक्टर। चलिए आते हैं अब हम फॉर्मूले की तरफ। तो एन क्या बनेगा, ग्राम इक्विवेलेंट की वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट हम किसको मानते हैं, सॉल्यूट यदि हम बी को मान लेते हैं तो क्या मान लिया हमने, डब्ल्यू बी। समझना बात को, मैं यहां से लिख रहा हूं। ठीक, फिर मुझे इक्विवेलेंट मास को निकालना है बेटा। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो क्या मैं यहां पर मोलर मास भी किसका, सॉल्यूट का लेना है, तो मैं यहां पर एम भी लिख सकता हूं और अपॉन में क्या आएगा, एन फैक्टर। क्या ये चीज समझ आ गई आपको, वेट ऑफ सॉल्यूट और इक्विवेलेंट मास यही लिखा है मैंने। इक्विवेलेंट मास नहीं लिखते हुए मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। क्या मैं इस एन फैक्टर को ऊपर ले जा सकता हूं, ठीक है ले जाता हूं। यही कहानी थी ग्राम इक्विवेलेंट्स की। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और इनटू में क्या कर दोगे, एन फैक्टर। इतनी ही कहानी थी, बाकी तो वही है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है, अगर एमएल में दे रखा हो तो आप ऊपर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 1000 का। यही फार्मूला याद रखना है बस, और आसान कर दो इस फार्मूले को। क्या था इसमें, सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ा है मैंने, क्या ऐड किया है वो ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से, वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास 1001 ml, ये आप देखिए ये कहां होती है, ये कौन सी टर्म है, ये मोलेरिटी है बेटा। ये क्या है, मोलेरिटी है इनटू एन फैक्टर। तो बेसिकली हमें बात सिर्फ इतनी है कि अगर मोलेरिटी हमें पता चल जाए, सॉरी अगर हमें एन फैक्टर पता चल जाए तो हम मोलेरिटी तो निकालना आता ही है, मोलेरिटी निकाल के हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। तो इसका रिलेशन तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा अभी, लेकिन ये आप समझ चुके हैं ना कि ये जो पूरी टर्म है ये क्या है, मोलेरिटी है। ये समझाना यहाँ जरूरी था मुझे। तो मोलेरिटी में सिर्फ हमें क्या करना है, एन फैक्टर को ऐड करना है बस। तो पूरी नॉर्मलिटी आपको बहुत ईजी लगी कि कुछ नहीं करना है, कोई अलग टर्म नहीं है, बस एन फैक्टर हमें अगर याद होगा तो हम क्या कर लेंगे, नॉर्मलिटी आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि मोलेरिटी ऑलरेडी हमें निकालना आती है। और नहीं आती है तो प्लेलिस्ट में जाइए, मोलेरिटी देखिए, मोलेरिटी इक्वेशन देखिए, वो वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा मोलेरिटी कैसे निकाली जाती है। क्लियर हुई बात। चलिए एन फैक्टर को हम समझेंगे, लेकिन इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये समझिएगा ये फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, मेन हो गया। फिर हम पढ़ते हैं एन फैक्टर को। चलिए इतने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आया समझ में। ये इसलिए बताया स्टेप्स क्योंकि आप इनको समझ जाएं। ग्राम इक्विवेलेंट को इसे निकालते हैं, फिर इक्विवेलेंट मास नया है हमारे लिए तो हम इसको ऐसे निकालेंगे, और इसी वैल्यू को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पुट कर दिया है, और हम एक फॉर्मूला लेके आ गए जो फॉर्मूला इतना सिंपल हो गया हमारे लिए कि मोलरिटी में सिर्फ क्या करना है, एन फैक्टर ऐड करना है। वेट ऑफ सॉल्यूट हमें पता है, मोलरिटी निकाला, मोलर मास वॉल्यूम रखना है, और एन फैक्टर रखना। एन फैक्टर क्या चीज है वो हम पढ़ते हैं। ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है, एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है, सॉल्ट के लिए अलग होता है ना, कोई एजेंट्स के लिए अलग होता है, तो हम पढ़ेंगे।
इससे आपको और अच्छे समझ में जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला तैयार किया है। वो फॉर्मूला हमारा तैयार हुआ था इस तरह से, वेट, मोलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ ml, और ये था 1000। यहाँ तक तो मोलरिटी हो गई, और सिर्फ n फैक्टर हम जोड़ देंगे इसमें, तो कमाल की बात है, वो नॉर्मेलिटी हो जाएगी। और ये कन्वर्सेशन या ये कन्वर्जन जो है मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, लेकिन पहले एन फैक्टर समझ लेते हैं। एन फैक्टर आपने समझ लिया, मतलब आप नॉर्मेलिटी की जो आत्मा है, नॉर्मेलिटी की जान है, वो समझ चुके हैं। जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा आपको, आपने तुरंत नहीं एन फैक्टर अपने दिमाग में बिठा लेना है कि कुछ नहीं करना, हमें एन फैक्टर समझाना, बाकी मोलरिटी अपना काम कर देगी। चलिए आते हैं एन फैक्टर की जगह। एन फैक्टर क्या होता है, बहुत आसानी से समझिएगा। कुछ टर्म होती है केमिस्ट्री में, लेकिन आप एकदम बेसिक से समझिएगा कि क्या चीजें हैं। तो पहली अगर हम देखें किसी एसिड के लिए, माने आपका जो सोल्यूट है वो अगर एसिड हो, आपका जो सोल्यूट है वो अगर एसिड हो, है ना, तो उसके लिए एन फैक्टर होता है उसकी बेसिसिटी। क्या होता है? उसकी बेसिसिटी। अब ये क्या हो जाती है, तो बेसिसिटी समझते हैं कि बेसिसिटी क्या होती है। मैं क्या बोल रहा हूं, कोई एसिड है, उसके लिए अगर हमें एन फैक्टर देखना है तो उसके हम क्या देखेंगे, बेसिसिटी देखेंगे। और बेसिसिटी क्या होती है पता है, द नंबर ऑफ H प्लस आयन, द नंबर ऑफ H प्लस आयन कैन गिव इन solution by an acid molecule। कौन? अरे ऐसा एसिड मॉलिक्यूल जो किसी सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आयंस, H प्लस आयंस दे देता है, वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। अगर इससे भी समझ नहीं आता हो आपको तो एग्जाम्पल से तो आ ही जाएगा। एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं, हमारे पास HCl है, HCl एक एसिड है, यदि हम इसको डिसॉल्व करेंगे बच्चों तो एक मॉलिक्यूल कितना देगा H प्लस आयन, 1 ही देगा। तो HCl का जो एन फैक्टर है वो क्या हो गया, 1। यानी कि HCl वाले सॉल्यूट में यदि हम एन फैक्टर 1 रखेंगे तो याद रखिएगा HCl के केस में मोलरिटी और नॉर्मेलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि 1 रखोगे तो सेम वही आएगी जो मोलरिटी HCl की है, वही नॉर्मेलिटी भी क्या है, HCl की है। बात समझ आई आपको 1 रखने पर? चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर अगर हम H2SO4 की बात करते हैं तो H2SO4 में एक मॉलिक्यूल कितने H प्लस दे रहा है, 2H प्लस, और SO4 2 माइनस। ठीक, तो यहां पर जो एन फैक्टर हो जाएगा इसका, बोलो बोलो कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल कितने H प्लस आयन दे रहा है, 2। तो यहां पर कहेंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड की जो बेसिसिटी है वो कितनी है, 2। क्लियर? तो बेसिसिटी 2 माने एन फैक्टर कितना हो गया, 2। बात समझ आ गई? अगर सोल्यूट हम H2SO4 किसी भी एसिड की बात करें तो पहले हम उसके H प्लस आयंस को देखेंगे, यानी उसकी बेसिसिटी को देखेंगे कि कितने आयंस क्या करता है, वो दे सकता है सॉल्यूशन में जाने के बाद, तो वही उसकी बेसिसिटी होगी। तो आप ध्यान रखिएगा H2SO4 के केस में मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में चेंज आ जाएगा। क्लियर? कितना आएगा, n/2 का, है ना, मतलब ये 2 नीचे आएगा तो नॉर्मेलिटी हाफ, मोलरिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्लियर? मोलरिटी हाफ हो जाएगी और नॉर्मेलिटी क्या रहेगी, वही रहेगी। तो हम उसको क्वेश्चन से देखेंगे अभी कि किस तरह का रिलेशन, इस रिलेशन पे भी हम बात करने वाले हैं। चलिए ये समझ आया। दूसरा है बेस के लिए, यदि हमारे क्वेश्चन में बेस हो तो उसके लिए हम देखते हैं बेटा एसिडिटी, है ना, टर्म समझ में आ रहा। एसिड के लिए हम बेसिसिटी देखते हैं, बेस के लिए हम एसिडिटी देखते हैं। तो एसिडिटी क्या है यहां पर, द नंबर ऑफ, क्या कर दो, OH माइनस आयन, hydroxide ion can give in solution or by a base molecule। भाई किसी भी बेस मॉलिक्यूल के द्वारा कितने OH आयन, है ना, कितने हाइड्रोक्साइड आयन वो देगा सॉल्यूशन में, वही उसकी क्या कहलाएगी, एसिडिटी। एग्जांपल से समझते हैं,
आपको समझ आ ही गया होगा यार इतने में। तो NaOH की यदि हम बात करते हैं तो NaOH कितना दे सकता है, एक ही दे सकता है, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई 1, यानी इसकी एसिडिटी क्या है, एन फैक्टर है ना बेस का, बेस के लिए एन फैक्टर ही क्या है एसिडिटी 1। तो यदि हम NaOH के केस में ही सेम एन फैक्टर 1 रखेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या मोलरिटी नॉर्मलिटी में, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो NaOH की मोलरिटी, जिस सॉल्यूशन की मोलरिटी है वही उसकी क्या है नॉर्मलिटी है। लेकिन हाँ कहाँ फर्क पड़ेगा, यहाँ पर फर्क पड़ेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की यदि हम बात करते हैं, CaOH2 की बात करेंगे तो कैल्शियम 2 प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन कितने दे रहा है, हाउ मेनी हाइड्रोक्साइड आयन कैन गिव, कितने दे सकता है 2 हाइड्रोक्साइड आयन। तो 2 हाइड्रोक्साइड आयन में इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यस, यहाँ पे फर्क पड़ेगा मोलरिटी और नॉर्मलिटी के केस में, क्योंकि यहाँ पर एन फैक्टर की वैल्यूज कितनी हो गई 2 हो गई। ओके, समझ आया एसिड और बेस का। अब क्या होता है, तीसरा नंबर जो होता है वो है सॉल्ट का। सपोज आपको सोल्ट्स गिवन है ना, सोल्ट्स है ना, कोई सा भी सोल्ट आ जाता है क्वेश्चन में और वहां आपको क्या निकालनी है, नॉर्मलिटी निकालनी है। तो सोल्ट्स के लिए एन फैक्टर क्या होगा वो हम देखते हैं। तो सोल्ट्स के लिए जो एन फैक्टर होगा वो उसके नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस होंगे, है ना, कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन है या कितने नंबर ऑफ मेटल्स आयन है ना। समझते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव वैलेंसी, तो उस पर मेटल वैलेंसी कितनी है, पॉजिटिव वैलेंसी कितनी है, इसको यदि हम एग्जांपल से समझते हैं तो एग्जांपल हमारे पास आ जाता है कि सपोज हमारे पास NaCl कोई सॉल्ट है, तो NaCl में Na पे कितनी वैलेंसी है, पॉजिटिव वैलेंसी कितनी है उस सॉल्ट में +1। तो NaCl के लिए जो हमारा एन फैक्टर होगा वो क्या होगा +1। क्लियर है। यदि हम CaCl2 की बात करें बच्चों तो Ca के पास कितना है 2+, तो इस CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट्स की जो एन फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको। क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ सबको, है ना, बात समझ आई एसिड बेस और सोल्ट। और अब हम आ जाते हैं, अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या एन फैक्टर लास्ट रहेगा हमारा, उसके बाद हम रिलेशन पर बात करेंगे। सो एन फैक्टर में हमने बेटा 3 चीजें देख ली थी, एसिड बेस और सॉल्ट। और अब चौथी चीज जो हम देख रहे हैं वो है आपका क्या, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जब हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आते हैं। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन आपका थोड़ा हाई लेवल का आ जाता है तो, और उसमें अगर रिएक्शंस की बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की, तो वहां पर हमें काम आता है थोड़ा सा ये चीज कि यहाँ पर अगर नॉर्मलिटी के बेसिस पे देखना है तो वहां हम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कोई और कितने गेन कर रहा है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, लूज करता है गेन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने ऑक्सीडाइज अदर, रिड्यूस इटसेल्फ, तो गेन करता है ना, और रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा तो वो क्या करेगा लूज करेगा। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय ए मॉलिक्यूल, मतलब कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने क्या किए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय वन मॉलिक्यूल, यही इसका क्या हो जाता है एन फैक्टर हो जाता है। और अच्छे से अगर मैं समझाना चाहूं आपको तो सपोज कीजिए हमारे पास कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे हम बोल लेते हैं KMnO4, ठीक, KMnO4 यदि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये रिड्यूस होगा, तो इसका जो मैंगनीज आयन है अगर वो यहाँ पर 2+ में आ जाता है तो ध्यान से देखिएगा बच्चों कि यहाँ जो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है +7 है, आप निकाल लीजिएगा 4 दूना 8, 8 में से 1 गया तो 7, तो Mn की +7 है। देखो +7 से +2 हो रहा है, यानी कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर ये क्या हो गया है 2+ में चेंज हो गया है। तो इसका जो एन फैक्टर है वो क्या हो गया, बताओ जल्दी, एन फैक्टर क्या हो गया, एन फैक्टर क्या हो गया इसका 5। समझ में आया आपको, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है वो कितना हुआ 5। ऐसे यदि लूज होता है कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लूज और गेन बाय वन मॉलिक्यूल या वन एटम, है ना, वन एलिमेंट बात कर सकते हैं अपन,
ठीक, ध्यान रखना, मॉलिक्यूल के द्वारा भी हो सकता है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो एलिमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक हमारे पास अभी मैग्नीज एक एलिमेंट है, वो उसमें कितना लूज किया। तो अगर हम टोटल KMnO4 के अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो वो कितना हो जाता है, 158 होता है। और 158 को हम n फैक्टर से डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 31.5। और यार यही क्या है आपका इक्विवेलेंट वेट। अब ये अलग अलग हो सकता है ना KMnO4 में भी। सपोज KMnO4 क्या है करें यहाँ पर 5 ही कर है ना, 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन हो, तो अब इसका जो अब इस कंडीशन का n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। अब 2 से ही क्या होगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो बात समझो आपको कि रिएक्शन देखनी है आपको कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए और गेन हुए। ठीक, आ गया समझ में, इतना क्लियर है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम पढ़ते हैं मोलरिटी और नॉर्मलिटी की इक्वेशन। सो बच्चों, हमने एन फैक्टर को अच्छे से जान लिया है और एन फैक्टर में हमने एसिड, बेस, सॉल्ट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर ली। यदि एन फैक्टर हमें समझ में आता है तो हम नॉर्मेलिटी को आसान कर सकते हैं। और इसको और आसान बनाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, और देखो क्वेश्चन की अप्रोचिंग क्या होती है वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ढेरों क्वेश्चन करवा दे सकता हूँ यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, फिर अगर एक क्वेश्चन की अप्रोचिंग को समझकर दूसरे क्वेश्चन तक पहुंचा जाए तो दूसरा क्वेश्चन आसान हो जाता है, फिर तीसरा और आसान हो जाता है, चौथा और आसान हो जाता है, पांचवा और आसान हो जाता है, छठे में इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप माइंड में आप करने लगते हैं। न्यूमेरिकल्स की या मैथ्स की वही ब्यूटी है। तो आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा थोड़ी बात को कि मैं क्या करता हूं। यहाँ पर मैंने स्टेट क्या लिए, आपको क्या दिया है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4.2H2O इन 1200 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, लेकिन आपको निकालना नॉर्मेलिटी, तो आप कुछ मत पूछिए अपने आप से, ये पूछिए कि नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या है। साहब नॉर्मेलिटी का फार्मूला हमारे पास हो रखा है, WB MB इंटू वॉल्यूम ऑफ ml इंटू 1000 और n फैक्टर। क्लियर, चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन में है क्या क्या वो देखते हैं। वेट ऑफ सोल्यूट है 31.5 ग्राम, ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन है तो ऑक्सैलिक एसिड ही होगा ना सॉल्यूट। तो वेट ऑफ क्या है, WB हमने देख लिया, WB कितना है हमारे पास 31.5 ग्राम इंटू 1000। क्लियर, MB है क्या, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो यहाँ पर, हाइड्रोजन का निकालोगे, कार्बन का निकालोगे, ऑक्सीजन का निकालोगे, 2H2O का पूरा निकालना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाता है 126, मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या हो जाएगा 126। वैसे गिवन रहता है मॉलिक्यूलर वेट, इसलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट भी मेरे पास आ गया 126 इंटू वॉल्यूम ऑफ ml कितना दे गिवन है, वॉल्यूम ऑफ ml दिया है ना 1200 ml। क्लियर, अब यहां पर आ जाती है बात एन फैक्टर की। एन फैक्टर कैसे देखोगे आप, ठीक, तो आपको कुछ एन फैक्टर जैसे मैंने H2SO4 का बताया था कितना होता है एन फैक्टर 2 होता है, HCl का 1 होता है। ऐसे ही यहां पर देखो ये भी एसिड है, और ये एसिड क्या है, देखो मेरी बात सुनो, ये एसिड ऐसा है ऑक्सैलिक एसिड, जिसने नहीं देखा वो समझ आ जाएगा। डॉट 2H2, इससे बनता है ऑक्सैलेट आयन, यानी कि इसको हम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो ये इसका आयन क्या बनेगा, ऑक्सैलेट आयन। तो कैसा बनेगा, ये ऑक्सैलेट आयन बन गया इसका यहाँ पर और यहाँ पर, है ना, या इसको हम ऑक्सैलेटो भी बोलते हैं ना, C2O4 याद आया आपको, 2- ऐसे भी लिखते हैं। तो ये केमिस्ट्री ऐसा लिखना सीखो आप, समझिए। अब यहाँ पर से कितने H गए, 1 और 2, यानी कि यहाँ पर से यहाँ तक आने में कितने H प्लस निकल गए, 2H प्लस। तो इसका एन फैक्टर ऑब्वियसली क्या हुआ, 2 हो जाएगा। तो ऑक्सैलिक एसिड के केस में एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस काट दो आप इसको, आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर काट पीट के हम देखें, देखते हैं, कोशिश करते हैं कहाँ तक काटते हैं। ये 600 जाएगा, फिर इसका यहाँ से 2 यहाँ उड़ा दो, यहाँ उड़ा दो, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। ठीक, अगर इसको टोटल काट पीट के करेंगे तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर इसका आंसर आएगा 0.41। तो भैया ये जो आप 31.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड 200 ml सॉल्यूशन में मिला के बनाएंगे ना, उसकी नॉर्मेलिटी होगी बेटा 0.41। 0.41, वेरी गुड।
हो जाएगी, पक्का? ओके चलिए। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी है कि भैया मोलरिटी भी बताओ। तो आप मोलरिटी के लिए वापस यही करेंगे क्या? ये 2 हटाएंगे फिर इनको वापस जोड़ेंगे, यही करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को देखेंगे। किस फॉर्मूले को देखेंगे? इस फॉर्मूले, क्योंकि भैया नॉर्मेलिटी जो होती है वो होती है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। तो यदि नॉर्मेलिटी हमें पता चल गई तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे? एन फैक्टर का अपोन कर दीजिए, तो नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? मोलरिटी। एज सिंपल एज दैट। क्लियर? नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.41, 0.41 अपॉन में एन फैक्टर कितना है ऑक्जेलिक एसिड का। देखो तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। बात करते हो आप, बहुत डिफिकल्ट होते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं। 0.205। क्लियर? ये क्या हो जाएगी? मोलरिटी। तो बेटा ये हो गई आपकी नॉर्मेलिटी और ये हो गई आपकी मोलरिटी। आप देखेंगे ध्यान से, एन फैक्टर की वजह से आधी हो जाती है ना। एन फैक्टर यदि 2 है तो मोलरिटी आधी हो जाएगी और इसका डबल क्या होगा? नॉर्मेलिटी, नॉर्मल सॉल्यूशन। ये भी एक कुछ चीजें अपने दिमाग में ऐसी ध्यान रखना है। क्लियर? यही सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या हो जाएगी? 0.205, लेकिन नॉर्मेलिटी क्या है उसकी? 0.41। क्लियर? क्लियर हुई? इसमें कोई दिक्कत? कैसे मैंने ये सॉल्व किया, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन से आप लगाइए उसको, फिर देखिए। तो यहाँ पर एक और फार्मूला आपका, इससे फॉर्मूले से फॉर्मूले बनाना सीखो, है ना। ये फॉर्मूला, इससे मैंने ये बनाया, इससे फिर मैंने ये बनाया, ये दोनों फॉर्मूले आप अप्लाई भी करना सीखे, बनाना भी सीखे, तो आप इजी हो जाएगा आपके लिए। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम और इसको समझते हैं। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए मुझे तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है अगर आपकी अप्रोचिंग ठीक नहीं है। चलिए हम अप्रोच करना भी सीखते हैं और क्वेश्चन करना भी सीखते हैं, कैसे करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा, थोड़ा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ N/2 HCl। N/2 HCl का 1 लीटर सॉल्यूशन है हमारे पास, इज हीटेड, और उसको बीकर में रखकर हमने हीट किया उसको। देखो यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट भी पड़ेगा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, क्योंकि नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम गड़बड़ करता है टेम्परेचर में केस में। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बता दिया है कि 1 लीटर का सॉल्यूशन है ना। N/2 सॉल्यूशन है, N/2 वाला सॉल्यूशन है जिसको बीकर में रखकर गर्म किया जा रहा है। क्लियर? इट वाज ऑब्जर्व दैट, और ऑब्जर्व किया कि व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड टू 600 ml, गर्म करते करते ये 1 लीटर का सॉल्यूशन क्या बन जाता है? वॉल्यूम हो जाता है उसका क्या? 600 ml। और उसमें से क्या रिड्यूस हो जाता है? 3.25 ग्राम क्या हो जाता है? HCl रिड्यूस हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक, कितना हो जाता है? 3.25 ग्राम HCl रिड्यूस हो जाता है। तो अब हमारे पास जो नया सॉल्यूशन बनता है, क्या बोल रहा है वो? कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द न्यू सॉल्यूशन। तो ये जो नया सॉल्यूशन हमारे बना है, हमारे पास इसके लिए क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं पहले। तो नॉर्मेलिटी, ऊपर वेट नहीं पता अभी कितना वेट है, नीचे क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट। देखो एमबी, एमबी कितना है? HCl है, तो HCl का क्या होता है? 36.5। ये मॉलिक्यूलर वेट गिवन रहेगा, आपको याद भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। फिर नीचे क्या रखा है? वॉल्यूम ऑफ ml। वॉल्यूम ऑफ ml कितना हो गया हमारे पास? है 600 ml। क्लियर? ऊपर वेट नहीं पता है, 1000 हमें पता है, और एन फैक्टर क्या हो जाता है इसका? 1। एन फैक्टर क्या हो जाता है? HCl का 1 पता है। अब वेट निकालना है हमें, तो वेट ही बचा हुआ है ना हमारे पास सिर्फ। देखो क्वेश्चन की अप्रोचिंग क्या होती है, क्या करना है और क्या गिवन है, क्या दिया है। तो मैंने पहले देख लिया कि N/2 का सॉल्यूशन दिया है और ये करना है। अब N/2 मने क्या? N/2 मने क्या? N/2 का मतलब ये होता है कि नॉर्मेलिटी जो है वो है आपका N/2 से हम क्या निकाल सकते हैं? N/2 से वेट निकाल सकते हैं ना। तो ये वेट और इसका मोलिकुलर वेट तो हमें गिवन है 36.5 है। वॉल्यूम क्या है? लीटर में ही है, तो 1 लीटर ही है, इसका कोई फर्क पड़ना नहीं है। क्लियर? तो 36 इधर जाएगा, अपॉन में 2 आएगा, तो वेट हमारे पास आ जाएगा 36.5 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 18, उसके बाद में 2 और फिर आ जाएगा
1 बचेगा तो 5, 18.25 ग्राम। यानी कि बच्चे n/2 का जो नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन हमारे पास HCl का है उसमें वेट ऑफ सोल्यूट कितना है पता है आपको? 18.25। तो क्या हम 18.25 यहाँ डाल दें? नहीं यार, क्योंकि जब हम गर्म कर रहे थे और 1000 ml वॉल्यूम चेंज हो गया था किसमें? 600 में। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। 600 ml हो गया था, लेकिन इसमें वेट भी तो लूज हुआ था। कितना हुआ? 3.25। तो हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चे? 18 में से 3.25 यहाँ पर माइनस कर देना है, क्योंकि ये पूरा वेट तो है नहीं HCl का, इसमें से ये वेट हो जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा वेट वो आएगा 15 ग्राम। वही वेट हमें काम का है बेटा इस नॉर्मेलिटी में रखने के लिए। यहाँ पर 15 रखो और आपका काम हो जाएगा। बात समझ आई? 15 में कैसे लेके आया, कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया और कैसे मैंने इसको सोल्व किया। अब आप सोल्व कर सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। 735 और 315 क्लियर। 7.3 और 3 यहाँ पर 3 पंजे 15, तो 5.5 अपॉन 7.3 तो 0.42, 7 6 तक जाएगा यहाँ पर 0.6 इसका आंसर आएगा। ठीक, 0.6। तो 0.6 नॉर्मेलिटी। नया जो सॉल्यूशन हमारा बना है उसकी नॉर्मेलिटी कितनी बेटा? 0.6। अगर मैं आपसे पूछ लूं मोलरिटी, तो आप मोलरिटी में ऐसे कैलकुलेट मत करने लग जाना, नॉर्मेलिटी इनटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर। अरे डायरेक्ट देखो ना, एन फैक्टर कितना है? 1 है, तो डिवाइड 1 करेंगे तो ये आएगी। तो इसकी बेटा नॉर्मेलिटी भी वही है और मोलरिटी भी क्या है? वही है इस सॉल्यूशन की। क्लियर हुआ? इससे बात समझ आई? चलिए ठीक। अब मैं एक चीज और छोटी सी यहाँ पर बता देता हूँ। नॉर्म जैसे मोलरिटी इक्वेशन, मोलरिटी वाले में आप वीडियो में जाएंगे देखेंगे वहां पर मोलरिटी इक्वेशन कैसे समझाई मैंने, वैसा ही नॉर्मेलिटी इक्वेशन भी होती है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसको यहीं पे समझा देता हूँ। नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन क्या होता है? N1V1 इज इक्वल टू N2V2। यहाँ भी 4 टर्म है बेटा, देखो N1V1 N2V2, समझ गए आपको? 3 टर्म आपको गिवन रहेगी। सपोज ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो आपको नॉर्मेलिटी बताना है। आपको यदि ये तीनों गिवन है तो आपको वॉल्यूम पूछ लेगा, तो कुछ भी पूछ लेगा, सिर्फ आपको इनको ऊपर नीचे रखना है और आपको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन मतलब कि क्वेश्चन का आंसर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ गए ना? ये 4 टर्म है, इनको नीचे तो समझ करना आता है ना आपको। यदि N2 पूछा है तो V2 आप क्या कर दोगे? नीचे कर दोगे। इसकी वैल्यू रखोगे, इसकी वैल्यू रखोगे, इसकी वैल्यू रखोगे। जैसे मैं एग्जांपल कर देता हूँ, आपसे V2 पूछा है तो V2 क्या हो जाएगा? N1V1 अपॉन N2 कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। मतलब ये V2 को आप इससे क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। बात समझ आ गई? इसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन। लिख लेना आपके नोट्स में, क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मेलिटी इक्वेशन। जैसा यहाँ पर यहाँ पर एक सॉल्यूशन से दूसरा सॉल्यूशन बना ना, वहां भी ऐसे ही है कि एक सॉल्यूशन से दूसरा सॉल्यूशन नहीं। ठीक, तो आई होप यार बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये पूरा नॉर्मेलिटी हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप इसका फार्मूला भी देखा, हर चीज देखी, और फिर क्वेश्चन भी किए। 2 क्वेश्चन भी हमने लगाए यहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने का, समझाने का तरीका ये, इस टाइम में मैं आपको 10 क्वेश्चन करवा दूंगा, 5 क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन क्या मतलब रहेगा? मैं अपने हिसाब से कराऊंगा। मैं वो स्टेप्स बता रहा हूँ जहां आपको सोचना चाहिए, किस तरह से आपको सोचना चाहिए, और फिर आपको क्या करना, वहां तक क्वेश्चन को सोच समझ कर फिर अप्लाई करना चाहिए। फॉर्मूले में सब काम फॉर्मूला करता है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। फॉर्मूले से पूछना है क्या चाहिए भाई तुझे, फॉर्मूले से पूछना है क्या चाहिए, वो बताएगा आपको ये चाहिए। फिर वो आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है तो आप उसे इनडायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, वो वैल्यू करता है आपको, वो आपकी मायने रखता है आपके न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने में। वन मोर टाइम समझा रहा हूं एक बार और, न्यूमेरिकल्स में क्या मायने रखता है? फॉर्मूला मायने रखता है। तो फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले से पूछना है तुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला बताएगा मुझे क्या चाहिए। और जब फॉर्मूला बताएगा जो चीज चाहिए, उसको डायरेक्ट अगर नहीं दे रखी है तो उसे इनडायरेक्ट कुछ तो हिंट क्वेश्चन में दे रखी है,
उस इनडायरेक्ट हिंट से आपको क्या निकालना आना चाहिए, वो जो फॉर्मूला मांग रहा है। क्लियर? उसी को बोलते हैं कंसेप्ट। क्लियर? चलिए, आई होप आपको ये वीडियो बहुत समझ आया होगा, समझ भी आया होगा, पसंद भी आया होगा, आपकी क्लैरिटी भी हुई होगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट आपकी लर्निंग के लिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, और अगर अच्छा लगे कंटेंट तो शेयर कीजिए, और अपने भाई बहनों, बच्चों और जितने भी अपने जिनको समझना है नॉर्मलिटी, वो समझिएगा। सो थैंक यू सो मच अगेन, लव यू ऑल, बाय बाय।